Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thadiwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का थर्ड पार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज वीडियो के लास्ट में हम पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल के सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स क्या है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है, यानी कि जहां पे चुनाव होंगे, जहां पर एक पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेगी, चुनाव जीतेगी और वही गवर्नमेंट चलाएगी, वही सरकार चलाएगी, रन गवर्नमेंट। पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि सरकार चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून है, यानी लॉ बनाने के लिए भी कुछ रूल है। रूल क्या कहता है कि हाँ, जो भी रूल गवर्नमेंट बनाएगी वो सभी रूल्स हर एक पर उसी प्रकार से लागू होंगे, इक्वली लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि वही रूल अमीर लोगों के लिए अलग है, गरीब लोगों के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है। सभी को वो रूल्स फॉलो करने ही होंगे, सभी पे वो रूल्स इक्वली लागू होंगे। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी सिटीजन्स को जो भी राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे राइट टू फ्रीडम है किसी सिटीजन को, तो गवर्नमेंट, जीती हुई गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वो उसका राइट छीन नहीं सकती। उसके पास राइट है तो राइट्स की रिस्पेक्ट उस गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलेंगे या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि एक बार अगर सरकार बन गई, अगर एक पार्टी ने चुनाव जीत लिया और वो सरकार बना रही है और देश को चला रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी कर सकती है या मनमानी तरीके से रूल कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है डेमोक्रेसी में। ट्रू डेमोक्रेसी की यही निशानी है कि जो भी रूल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा वही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दें तो 1951 से लेके 1960s में 60s तक जाते जाते एक बार चाइना में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, फेमाइन इन चाइना। बहुत बड़ा फेमाइन आया था, चारों तरफ भुखमरी हो गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों आपस में नेबरिंग कंट्री से जुड़ी हुई हैं, पास में ही हैं। दोनों जगह पर कंडीशन ऐसी थी फेमाइन वाली ही, अनाज ज्यादा उग नहीं रहा था, है ना, भुखमरी दोनों में लगभग बराबर थी। लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों की जान गई, जबकि चाइना में बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल चाइना में डाइड हो गए थे, लेकिन इंडिया में नहीं। उसका कारण क्या है? चाइना की गवर्नमेंट को अपोज करने वाला क्यों नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, अगर हमारी गवर्नमेंट जो 1951 में थी, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करती, तो सामने की जो अपोजिशन पार्टी है उनको पता होता कि हम इनका अपोज करेंगे, हम पीपल्स को बताएंगे कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो अगले इलेक्शन में वो गवर्नमेंट हार जाती। तो इसी कारण की वजह से, अपोजिशन की वजह से, मीडिया की वजह से क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से उस फेमाइन का इफेक्ट हमारी कंट्री पे नहीं पड़ा, जबकि चाइना पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो ये फर्क होता है डेमोक्रेटिक और ट्रू डेमोक्रेटिक होने में। ये फर्क होता है रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट, सिटीजन्स राइट्स देने से। तो दोस्तों ये रूल ऑफ लॉ और ये था रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स का क्या है, इंट्रोडक्शन। अब हमें यही बात अगर अच्छे से समझनी है तो हमें एक केस पढ़ना होगा जिम्बाब्वे कंट्री का। तो चलिए हम पढ़ते हैं केस ऑफ जिम्बाब्वे। तो अब हम पढ़ेंगे केस ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो एक ऐसी कंट्री है जो 1980 तक गुलाम थी दूसरी कंट्री का, उसके ऊपर व्हाइट माइनॉरिटीज का रूल चलता था। तो 1980 में जिम्बाब्वे को क्या मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है। 1980 में जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस गेन की। इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए वहां के लोगों ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जानू पीएफ पार्टी, ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, आप कुछ और मत समझ लेना, जानू पीएफ, ठीक है। तो ये जो पार्टी है जानू पीएफ पार्टी, ये पार्टी बनी थी किस लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए नहीं, ये पार्टी बनी थी किस लिए, देश को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने, देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन बाद में जब आजाद हो गए कंट्री जिम्बाब्वे, तो इसी को फिर बाद में क्या किया गया, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, इससे वोट भी दिया और ये इलेक्शन जीत के कंट्री के ऊपर रूल भी करी थी, गवर्नमेंट भी बनाई।
जिम्बाब्वे, ये जो पार्टी जिम्बाब्वे की जानू पीएफ, इसके ही प्रेसिडेंट रहे हैं रॉबर्ट मुगाबे। वो इस पार्टी के लीडर भी थे, साथ ही साथ वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये जीते और इनको जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, जो जानू पीएफ पार्टी के हेड हैं, इनकी पार्टी और रॉबर्ट मुगाबे हर बार इलेक्शन जीतते हैं। जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, हर बार के इलेक्शन में जानू पीएफ पार्टी ही जीतते आई है। लेकिन कैसे? तो ये वॉयलेंस के थ्रू, ये इलेक्शन में वायलेंस कराते हैं, दंगे कराते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, अपोजिशन के लीडर्स को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और तो और यहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलना भी अलाउ नहीं है, यानी आप प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को गाली भी दे दो, उनके ऊपर इल्जाम भी लगा दो और फिर बाद में क्या कर सकते हैं, उनसे हम डिमांड भी करते हैं कि डेवलपमेंट करो। तो ये डेमोक्रेसी है। बल्कि यहाँ पर जिम्बाब्वे में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप उन्हें उनके सामने प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते। और तो और ये पार्टी ना सिर्फ प्रोटेस्ट करने से रोकती है, बल्कि ये पार्टी कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को भी चेंज कर देती है। जी हाँ, कोर्ट के डिसीजंस को ओवर चेंज कर देती है, जो डिसीजंस इनके साथ नहीं हो। तो चलिए हम बात करते हैं जिम्बाब्वे के केस के कंक्लूजन की। तो जिम्बाब्वे केस पढ़ने से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको गवर्नमेंट में चुनकर दिया, किसी ने आपको वोट दिया, आपके सिटीजन्स ने, और आप एक बार सरकार बन गए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। आपको रूल करना होगा, उस गवर्नमेंट को रूल करना होगा, लेकिन अपने मनमानी से नहीं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल उस तरह से रूल करना होगा। गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए किसके राइट्स का? सिटीजन के राइट्स का। गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को राइट देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को अपोज कर सके, गवर्नमेंट की गलत बातों को सबके सामने ला सके और अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रख सके। ऐसा नहीं जैसा जिम्बाब्वे में कि प्रेसिडेंट के सामने या प्रोटेस्ट करना इलीगल है गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे यहाँ कंट्री में होता है कि जो भी बात हमें गवर्नमेंट की गलत लगती है, हम न्यूज में, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में प्रोटेस्ट करके, धरना देके, प्रदर्शन करके हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ अपना अपोज दिखाते हैं। ये राइट है। हमारी गवर्नमेंट हमारे राइट्स का क्या करती है? रिस्पेक्ट करती है। और क्या कंक्लूजन कि जुडिशरी जो है, यानी कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो सुप्रीम होना चाहिए, यानी सबसे बड़ी होनी चाहिए। उसके फैसले को कोई चेंज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी को फिर से इलेक्शन में पार्ट लेना है या कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, गवर्नमेंट को हटाना होगा, डिसमिस करना होगा, तो इन फैसलों को मानना ही होगा या मानना ही चाहिए डेमोक्रेसी में। और गवर्नमेंट जो रूल करती है वो एक लिमिट में रूल करती है। अब ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा, किस लिमिट तक गवर्नमेंट रूल करेगी? तो ये लिमिट डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश का संविधान। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि गवर्नमेंट की ये पावर्स है, गवर्नमेंट ये कर सकती है और गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है, तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी जो बातें हैं हमें जिम्बाब्वे के कंक्लूजन पढ़ने से पता चलते हैं। तो ये है हमारा कंक्लूजन ऑफ जिम्बाब्वे। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, डेमोक्रेसी के कुछ फायदे हैं तो वहीं पर डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी डिमेरिट्स होने के बावजूद भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्यों डेमोक्रेसी बुरी है, क्या डेमोक्रेसी में कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लीडर जो हैं वो डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और जो दूसरा लीडर है या पहले वाला लीडर है क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। इससे आ जाती है एक इंस्टेबिलिटी, यानी अस्थिरता। कभी दूसरी गवर्नमेंट थी, फिर किसी और पर्सन की गवर्नमेंट है, तो कोई और पार्टी सरकार चला रही है, तो कभी कोई और चला रही है। इससे क्या होता है? इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। हम एक के कॉमन होते कि वो पर्सन अच्छा रूल कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, उसने देश को अच्छे से संभाला था, समझ रहा था, फिर चुनाव हुए, लोगों ने किसी और को जिता दिया और क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी रहती है इलेक्शन के कारण। दूसरा, डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से कंपटीशन है, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। अच्छी पार्टी हो, बुरी पार्टी हो, सभी के सभी चुनाव जीतना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंपटीशन, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, यानी कोई भी मोरालिटी, संस्कार, मोरल वैल्यूज, नैतिक चीजों की बात ही नहीं है यहाँ पर। हर कोई चुनाव जीतना चाहता है, हर कोई पैसा खर्च करता है, हर कोई रिश्वत देता है, हर कोई करप्शन करना चाहता है, चाहे अच्छी पार्टी हो या बुरी पार्टी हो।
तो हर कोई कंपटीशन करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे मोरालिटी कोई जगह नहीं है। हर अच्छी पार्टी या बुरी पार्टी सामने वाली पार्टी को गाली देती है, उसके बारे में बुरा भला कहती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, मोरालिटी की कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। तीसरी बात ये कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हमेशा पीपल का साथ नहीं देती, हमेशा पीपल के फेवर की बात नहीं करती। कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो पीपल के लिए अच्छे नहीं है, या जो डिसीजन जैसा डिसीजन पीपल चाहते थे वैसा डिसीजन नहीं लेती है डेमोक्रेसी में पार्टीज। इसीलिए क्या है, डेमोक्रेसी को बुरा माना गया है। और क्या कि डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, इसका मतलब डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे। तो इस तरह से डिसीजन क्या होता है, डिले होता है, बहुत लेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास किया तो पहले वो ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर के पास से क्या होगा, दूसरे मिनिस्टर तक पहुंचेगा, फिर वहां से स्टेट के मिनिस्टर तक पहुंचेगा, फिर स्टेट के मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को देंगे, फिर वहां से लोकल लेवल पे आएगा, फिर ऐसे करते करते बहुत डिले हो जाता है किसी भी प्रोसेस को। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है क्या कहा जाता है कि वो क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, बुरी है। जबकि अगर कोई डिक्टेटर रहे, यानी कि कोई राजा की तरह रहे, तो वो तुरंत फैसला लेगा, वो किसी मिनिस्टर से नहीं पूछेगा, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, कोई लोकसभा नहीं। आपने देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा में झगड़ा चलते रहता है, लोग चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे पर बेंच ठोकते हैं, डेस्क ठोकते हैं ना, तो सारे डिसीजन लेते हैं ताकि उसमें कुछ गलत ना रह जाए किसी भी लॉ में। जबकि अगर राजा डिसीजन लेगा तो कोई गलत की बात ही नहीं, कोई उसको अपोज ही नहीं करने वाला है, कोई झगड़ा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गलती निकालना नहीं, उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, लंबे समय तक एक ही टॉपिक की बहुत डिस्कशन होता है तो सारी गलतियां दूर होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिले भी होता है, ठीक है। और अगला जो है वो करप्शन ऑकर्स फॉर विनिंग इलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि करप्शन भी हो जाता है चुनाव जीतने के लिए। कई लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत सी गलत चीजें करते हैं। जैसे कोई नेता चुनाव में खड़ा हो रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी छिपाता है कि मैं इतनी ही प्रॉपर्टी है मेरी, अपने क्राइम्स भी छुपाता है कि मैंने कोई फ्यूचर में उसका कोई क्राइम क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, एफआईआर दर्ज हो, फिर भी वो बताता नहीं है। और तो वो इलेक्शन में स्पीच देते वक्त या अपने नॉमिनेशन या मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बहुत सारे झूठे वादे करता है कि मैंने ऐसा ऐसा करूंगा अगर जीत गया तो, लेकिन जीतने के बाद तो पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं है उनको वो नेता, वो पॉलिटिशियन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करप्शन होते रहते हैं इलेक्शन में, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डज नॉट नो पॉलिटिक्स। और जो आम आदमी है गांव का, मान लीजिए कोई अनएजुकेटेड पर्सन हो जिसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, तो कैसे समझ पाएगा कि उसका लीडर सही है या गलत है, या वो सही पर्सन को कैसे चुने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई गांव का पर्सन होगा, वो क्या समझेगा कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार विदेश घूमने जाता है, विदेशी घूमते रहता है, बट उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पर्सन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जा रहा है तो दूसरे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ समझौता, कुछ ट्रेड, कुछ मिलिट्री में एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ट्रेड एक्सपोज करके आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ कंट्री के फायदे के लिए करके आ रहा है। लेकिन ये बात उस पर्सन को नहीं समझती, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार ये बुरा समझ के उस लीडर को हरा भी देते हैं चुनाव में। तो ये गलत बात है, डेमोक्रेसी की भी गलत बात है कि हर कोई इसमें पॉलिटिक्स को नहीं जानता है, जिसकी वजह से कई बार अच्छे लीडर्स को भी चुनाव में हरवा दिया जाता है। और क्या बात है कि चेंज इन गवर्नमेंट अफेक्ट्स एफिशिएंसी। अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट के काम करने की पावर भी चेंज होगी, काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी भी चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल तक कोई और लीडर था, अगर अगले 5 साल भी वही रहेगा तो उस पर्सन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने पुराने काम को समझने के लिए, क्योंकि उसी ने वो डिसीजन ली है, उसी ने फाइल्स बनाई है, उसी ने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। जबकि मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है वो अभी चेंज हो गया, तो अब जो नया मिनिस्टर आएगा वो पुराने मिनिस्टर के सारे काम को समझेगा या उसके काम को चेंज करेगा, फाइल्स पढ़ेगा और वो अपने तरीके से काम करेगा। तो जो काम करने की पावर है, काम करने की स्पीड है, वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और डज नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। और डेमोक्रेसी जो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, इससे 100% फायदा नहीं होता, सारे प्रॉब्लम्स एकदम से जादू की तरह सॉल्व हो गए, ऐसा भी नहीं है डेमोक्रेसी में, ठीक है। डेमोक्रेसी में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बट कुछ तो रह जाते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते। तो ये सारे जो हैं डिमेरिट्स है डेमोक्रेसी के खिलाफ। दीज आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। चलिए हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट्स विच सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, यानी वो बातें जो डेमोक्रेसी को अच्छा बनाती हैं, जो डेमोक्रेसी का पक्ष लेती हैं। तो चलिए देखते हैं हम। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भले ही डेमोक्रेसी में कुछ गलतियां हों, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, डेमोक्रेसी में लेट डिसीजन होता है, काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ दूसरे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाहे मोनार्की ले लीजिए, चाहे कम्युनिस्ट ले लीजिए, किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीजिए, उन सब में सबसे बेस्ट कौन निकलेगा, डेमोक्रेसी ही निकलेगा।
कोई गवर्नमेंट 40% करेक्ट है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 50% करेक्ट है, कोई 70% करेक्ट है, तो डेमोक्रेसी जो होगी इससे आगे ही रहेगी। यानी भले ही डेमोक्रेसी 100% सही नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों से तो कहीं आगे है और कहीं सही है। दूसरा, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। ज्यादा जिम्मेदारी मतलब कैसा, अगर राजा ने कोई डिसीजन लिया तो क्या होगा, उस डिसीजन के लिए जिम्मेदार कौन होंगे, मिनिस्टर्स जो सही से लागू ना कर पाए, या राजा ही जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर डेमोक्रेसी में डिसीजन कोई लिया जाता है, डेमोक्रेसी में क्या होगा, किस मिनिस्टर का एरिया है, किस मिनिस्टर ने सही डेवलपमेंट वर्क नहीं किया, कौन सी सरकार सही काम नहीं कर पाई, ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगी, वो मिनिस्टर होंगे, सीधा सीधा उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। अगर लोगों ने अच्छी गवर्नमेंट नहीं चुनी, मान लीजिए पीपल ने खराब पार्टी को चुन लिया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, पीपल होगा जिम्मेदार। यानी किसी ना किसी की जिम्मेदारी जरूर होगी। किसी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ तो वहां के डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा, वहां का एमएलए होगा। किसी स्टेट में काम नहीं हुआ सही से तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी। कंट्री में सही काम नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर होगी। अगला कि कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है। डेमोक्रेसी में अचानक से अपने मन से कोई फैसला नहीं लिया जाता, हर किसी को कंसल्ट करते हैं, सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को फैसला लेना है तो लोकसभा, राज्यसभा, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सभी को मिलकर इनसे बात करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जबकि राजा जो है उसके मन में जो आता है वो फैसला ले लेता है, तो मोनार्की में ऐसा ही होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सभी से पूछकर, सबसे बात करके, डिस्कस करके, उस टॉपिक की गलतियां निकालने के बाद फैसला लिया जाता है। जैसा कि हमारे पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी टॉपिक के ऊपर खूब झगड़ा होता है, बहुत सारा डिस्कशन होता है, उसमें सारी गलतियां निकाल दी जाती हैं, तब जाके अच्छा लॉ बन के आता है हमारे सामने। अगला है डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें क्या कर सकता है, बहुत सारे झगड़ों से डील करने में मदद करता है। डेमोक्रेसी के थ्रू ही हम डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल बताते हैं आपको, पाकिस्तान और इंडिया का एग्जांपल लीजिए। इंडिया में अलग अलग टाइप के रीजन के लोग यहाँ रहते हैं, तो सारे लोगों को उनका सही अधिकार मिला हुआ है, उन सभी लोगों को प्रॉपर राइट्स हैं, उनकी बात गवर्नमेंट सुनती है। जबकि आप पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को, स्पेशली हिंदूज और सिख्स को कोई पावर नहीं दी जाती, उन्हें कोई राइट्स नहीं मिलते, और तो और वहां पर ना उनकी बात सुनी जाती है, ना उनके लिए वर्क किया जाता है। तो वहां पे जो है डाइवर्सिटी जो है, माइनॉरिटी रिलीजन है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से। जबकि हमारा डेमोक्रेसी है, चाहे हमारे माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबके साथ क्या होता है, सही तरीके से डील होता है। अगला है इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन जो है, नागरिक जो है, उसका क्या होता है, डिग्निटी यानी उसकी गरिमा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दी जाती है डेमोक्रेसी में। कैसे कि मान लीजिए अगर कोई राजा बनता है और वो कोई डिसीजन लेता है तो पीपल उसको थैंक यू बोलते हैं। राजा पीपल को थैंक यू नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि राजा को पता है पीपल ने उसे थोड़ी ना राजा बनाया है, ना पीपल उसे राजा बना सकते हैं, ना पीपल उसे हटा सकते हैं, तो थैंक यू भी नहीं बोलता और एहसान भी नहीं मानता पीपल का। जबकि डेमोक्रेसी में पीपल जो है चुनाव में जिस नेता को चुनते हैं, उस नेता को क्या करना होता है, पीपल के लिए वर्क करना होता है, और बाद में अगले इलेक्शन में फिर उन्हीं पीपल से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के वोट भी मांगना होता है। इससे सिटीजन की क्या होती है, डिग्निटी बढ़ती है। यानी सिटीजन को नेता के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ रहे हैं, किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, नेता को। क्यों? क्योंकि उस लीडर को, उस गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम सिटीजन की बात नहीं सुनेंगे तो चुनाव में हरा देंगे। यानी सिटीजन्स ने वोटिंग राइट्स देकर जीता है उस पर्सन को, यानी अपना पावर दिया है किसने, सिटीजन ने, किसको, लीडर को। तो यहाँ पे डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है किसकी, सिटीजन की। और अलाउज टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि डेमोक्रेसी अपने खुद के डिसीजंस को, खुद के द्वारा की गई गलतियों को क्या करती है, चेंज करने की पावर देती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया, अगर किसी गलत पार्टी को चुनाव जिता दिया गया, वो चुनाव में जीत गई और क्या कर रही है, वो कंट्री के ऊपर रूल कर रही है, लेकिन वो गलत पार्टी है, उसने गलत तरीके से रूल किया है, या सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, या पीपल का डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, तो हम अगले इलेक्शन में उसको हरा देंगे, तो हमने अपनी गलती सुधार ली। लेकिन एक बार कोई राजा बन जाता है तो क्या वो राजा फिर से हटता है? नहीं, उसका बेटा अगला राजा बचता है, कई सालों तक वो चलते रहता है इसी प्रकार, तो उसमें गलती दूर नहीं की जा सकती। जबकि डेमोक्रेसी में गलतियां दूर की जा सकती हैं। तो ये हो गए हमारे डिमेरिट्स है किसके, डेमोक्रेसी के।
अगर हम दोनों के ओवरऑल कंक्लूजन को पढ़ें तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में कुछ बुरी बातों के होने के साथ साथ डेमोक्रेसी क्या है, अच्छी बातें भी हैं, जो ये साबित करती हैं कि डेमोक्रेसी भले ही 100% बेस्ट ना हो, 100% करेक्ट ना हो, लेकिन हाँ बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर में डेमोक्रेसी क्या है, बहुत बेटर है। यही हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है, यही पीपल को सही राइट देती है। तो डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ने के बाद अगर हम उसके कंक्लूजन, उसके निष्कर्ष की बात करें कि हमने क्या सीखा, तो हमें पता चलता है कि कोई भी डेमोक्रेसी गुड या बैड नहीं होती, किसी भी अच्छी या बुरी डेमोक्रेसी की बात नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी या तो है या तो नहीं है, यानी कि देयर इज ओनली ट्रू डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, या तो डेमोक्रेसी होगी या फिर डेमोक्रेसी नहीं होगी। तीसरा, डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व डिस्कशन एंड कंसल्टेशन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में, लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए फैसले में हमेशा डिस्कशन, बातचीत की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, एक दूसरे से सलाह ली जाती है, तभी जाके कोई भी फैसला लिया जाता है। चौथा, नो डेमोक्रेसी इज परफेक्ट। कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, भले ही डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरों से, लेकिन हाँ ये परफेक्ट नहीं है। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगला कौन से चैप्टर्स पे वीडियोस चाहिए, उसी प्रकार हम वीडियो अपलोड करेंगे। और अब समय आ गया है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल के सही जवाब देने विनर्स के नाम अनाउंस करने का। तो विनर्स के नाम हैं विवेक डोंगरे, दिशांत मेश्राम, प्रियांशु चौरे, मनस्वी जोगी, कशिश नगरारे, संयम मलिक। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।